स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अंकगणित में। अंकगणित में 14-15 चैप्टर हैं जो कि हमारी कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि उसमें अंकगणित भी आती है, उसमें रीजनिंग भी आती है, उसमें करंट अफेयर्स आता है, जीके आता है, हिस्ट्री आती है, काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं। तो हम आज से श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं अंकगणित की। अंकगणित में सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो हमारा होता है संख्या पद्धति। जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं कुछ संख्याएं दी होती हैं जिसमें हमें कुछ जो कार्य होते हैं वो करने होते हैं, जैसे जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटा है, कुछ प्रक्रियाएं हैं वो हमें हल करनी होती हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक से नियम होते हैं जिनकी हमें जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज होती है संख्या पद्धति में कि संख्या रेखा। संख्या रेखा तो देखा जाए जिस प्रकार से मनुष्यों का एक संसार होता है, पेड़ पौधों का एक संसार होता है, हर किसी ग्रुप का एक संसार होता है, तो ऐसे ही संख्याओं का भी एक संसार होता है, उनका अपना एक वर्ल्ड होता है जो कि निवास करता है इस संख्या रेखा पर। इस संख्या रेखा पर वो निवास करता है। इस संख्या रेखा को, इसका जो मध्य बिंदु होता है वहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा शून्य है। इस संख्या रेखा की खासियत ये होती है कि ये शून्य के दाईं तरफ भी अनंत होती है और शून्य के बाईं तरफ भी अनंत होती है। अर्थात शून्य के दाईं तरफ इस संख्या को, हम इस संख्या रेखा को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही शून्य के बाईं तरफ भी हम इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। कोई इसका अंत, कोई छोर नहीं है। संख्या रेखा का ना कोई ओर होता है, अर्थात ना कोई शुरुआत होती है, और ना ही कोई छोर होता है, अर्थात ना ही उसका कोई अंत होता है। इस संख्या रेखा पर हम कुछ संख्याओं को अंकित करते हैं। इधर हमारा +1 है, इधर +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है। शून्य के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5। यहां शून्य होता है। शून्य को ना हम प्लस में रखते हैं ना ही हम माइनस में रखते हैं। इस संख्या रेखा की विशेषता ये होती है कि जब हम शून्य के दाईं तरफ चलते हैं तो जो संख्याएं हैं उनका मान बढ़ता चला जाता है। जैसे 0 से बड़ा जो होता है वो 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 6, 7, 8, और इसको हम जितना चाहें जहां तक चाहें लिख सकते हैं। 4, 5, 6, 20, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कोई अंत नहीं है, कहीं तक लिखते चले जा सकते हैं। इस दिशा में, इस दिशा में जो भी संख्याएं होंगी वो सभी धनात्मक होंगी और वो आरोही क्रम में होंगी। आरोही क्रम में होंगी अर्थात बढ़ते हुए क्रम में होंगी। ज्यों ज्यों हम इधर चले जाएंगे उनका संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता चला जाएगा, अर्थात संख्या बड़ी होती चली जाएगी। फिर हम आते हैं शून्य के इस तरफ। इस तरफ जो भी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक होती है, अर्थात नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और शून्य से ज्यों ज्यों हम इस तरफ को आएंगे संख्याएं हमारी छोटी होती चली जाएंगी, उनका मान कम होता चला जाएगा। 0 से भी कम, -1, -1 से कम, -2, -2 से कम, -3, -3 से कम, -4, -5, -20, -100, -1000, लाख, 13 लाख, करोड़, ये सब मान हमारे और छोटे होते चले जाएंगे ज्यों ज्यों हम इधर चलते चले जाएंगे। तो अगर सोचा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हम तब बता सकते थे जब इस संख्या रेखा का कोई यहाँ पे अंत होता, कोई छोर होता।
कोई छोर है ही नहीं। हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख लें, मान लो हम यहाँ पे 0 0 लगाते रहें और हम 24 घंटा लगातार इसमें 0 लगाते रहें और हम कहते हैं कि ये संख्या हमारी सबसे बड़ी हो गई, बाद में उसके आगे 0 लगा दें, संख्या और 10 गुनी हो गई। तो ना तो सबसे बड़ी संख्या होती है और ना ही कभी सबसे छोटी संख्या होती है, ना ही कोई छोटी संख्या होती है सबसे और ना ही कोई सबसे बड़ी संख्या होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या फिर कह सकते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अर्थात अगर हमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितने अंकों की, 2 अंकों की या 3 अंकों की या 4 अंकों की। लेकिन अगर हम साधारण तरीके से ये कहें कि हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो हम नहीं बता सकते, या हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है नहीं बता सकते। इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये और होती है कि संख्या रेखा पर किन्हीं 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्या मौजूद होती है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के मध्य कितनी संख्या यहाँ पर हैं, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब कोई गिनती नहीं है कि 0 से और 1 के बीच में कितनी संख्या यहाँ पर हैं। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, 2 से 3 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, 0 से -1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, 1 से -2 के बीच में भी अनंत संख्याएं। वो कैसे है? क्योंकि जैसे मान लो हमें 0 से और 1 के बीच की संख्या निकालनी है, तो 0 से और 1 के बीच में अर्थात वो संख्याएं जो 0 से ज्यादा हैं लेकिन 1 से कम है। तो अगर हम देखें 1/2 अर्थात 1 का आधा, तो 1/2 जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। आधा ये भिन्न रूप है, और इसी का एक दशमलव रूप भी होता है, वो होता है 1/2 का दशमलव रूप होता है 0.5। तो जो 0.5 जो संख्या है या 1/2 जो है, अर्थात दोनों एक ही चीज है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ये भिन्न रूप में लिखा गया है और ये दशमलव रूप में लिखा गया है। तो 1/2 या 0.5 जो है वो इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल बीच में। अब 0.5 से भी छोटी संख्या हो सकती है, 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। इससे बड़ी भी हो सकती है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में, संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनंत संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा, संख्याओं के मान। संख्याओं के मान, ठीक है। तो संख्याओं के मान 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानीय मान बताइए या फिर जातीय मान बताइए। मान लीजिए एक संख्या हमको दी गई है 9875, इसमें हमें 7 का स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान बताना है क्या होगा।
और 8 का जातीय मान बताना है, क्या होगा। तो स्थानीय मान उसको कहते हैं हम कि वो अंक किस स्थान पर है। यदि वो ये जो 5 है वो इकाई के स्थान पर है, दहाई जो है वो 7 के स्थान पर है, और जो 8 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, और 9 जो है वो 1000 के स्थान पर है। तो अगर हमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो अगर वो संख्या इकाई के स्थान पर है तो हमें इसकी गुणा करनी होती है 1 से। अगर वो संख्या दहाई के स्थान पर है और हमें उसका स्थानीय मान बताना है तो हम उसकी गुणा करते हैं 10 से। अगर कोई संख्या सैकड़ा के स्थान पर है और उसका स्थानीय मान बताना है तो गुणा 100, वह अंक और उसकी गुणा। अगर कोई संख्या 1000 के स्थान पर है और उसका स्थानीय मान बताना है तो हमें उसकी गुणा करनी होती है 1000 से। हम चारों संख्याओं का स्थानीय मान यहाँ पे निकालते हैं। 5 का स्थानीय मान हमें निकालना, तो वह संख्या और वो संख्या किस स्थान पर इकाई की है तो 1 से गुणा। तो 5 का जो स्थानीय मान इसमें है वो 5 है। 7 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो वह संख्या गुणा वह किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है 7, तो दहाई के लिए हमें 10 से गुणा करनी होगी, तो 7 दाएं 70, तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो 70 होगा। ऐसे ही 8 का हमें मान निकालना है, तो 8 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी, तो 100 की गुणा 8 में करेंगे तो 800, ये 8 का स्थानीय मान हो गया। और अगर हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 1000 के स्थान पर है, और 1000 का जब स्थानीय मान निकालना होता है तो 1000 से गुणा, तो यहाँ 1000 से गुणा होगी, तो 9 एकम 9 और 3 जीरो यानी कि 9000। ये हो गया स्थानीय मान। जातीय मान, जातीय मान उसको कहते हैं जो अंक वो है स्वयं उसकी वैल्यू क्या है, बस उसको हम जातीय मान कहते हैं। 5 का जातीय मान हमारा 5 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, ऐसे ही 9 का जातीय मान 9 ही होगा। वो संख्या स्वयं, उसको हम कहते हैं जातीय मान, अर्थात उसकी फेस वैल्यू। अब हम देखते हैं संख्याओं का स्थानीय निर्धारण कि हम संख्याओं को लिखते कैसे। संख्याओं को लिखने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिस्टम, अर्थात इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम। कि इंडियन सिस्टम में हम संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति। दूसरी है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको पूरा संसार फॉलो करता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दोनों का ही हमें ज्ञान होना चाहिए कि भारतीय पद्धति में किसी संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसी संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो भारतीय सिस्टम है वो शुरू होता है इकाई से, दाएं हाथ की तरफ चलते हैं इकाई, फिर आएगा हमारा दहाई, फिर सैकड़ा, फिर आता है 1000, फिर आएगा 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर आता है 10 करोड़, फिर आता है अरब, फिर उसके बाद आता है 10 अरब। इसी तरह से फिर खरब, 10 खरब, पदम, नील, शंख वगैरह ये सब आता है। ये है हमारी भारतीय पद्धति।
और इसके ऊपर अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सबसे पहले आता है वंश। दहाई को हम बोलते हैं टेंस, सैकड़ा को बोलते हैं हंड्रेड्स, हजार को बोलते हैं हम थाउजेंड, और 10,000 को बोलेंगे 10,000, और 10,000 के बाद आता है 100,000। अर्थात हिंदी में या भारत में जिसको इकाई कहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम वंश कहते हैं। जिसको दहाई कहा जाता है उसे हम टेंस कहते हैं। इसको सैकड़ा कहते हैं भारतीय सिस्टम में, वहां पर इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100 बोला जाएगा। भारतीय सिस्टम में 1000 को 1000 कहते हैं, और इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसे 1000, 10,000 को 10,000। यहाँ जब लाख आता है तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में वहां पर 100,000 कहा जाता है। 1 लाख जो होता है बराबर होता है 100,000 की, और जब 10 लाख होता है वो बराबर होता है 1 मिलियन की। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। और 1 मिलियन के बाद फिर आता है, जिस तरह से हमारे पास 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ऐसे मिलियन, और मिलियन के बाद में फिर 10 मिलियन। और 10 मिलियन का मतलब हुआ 1 करोड़। और 10 मिलियन के बाद आता है फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन, अर्थात 10 करोड़। और मिलियन के बाद फिर आता है बिलियन, अर्थात 1 बिलियन बराबर होगा 1 अरब के, और 1 बिलियन के बाद फिर आएगा 10 बिलियन। 10 बिलियन अर्थात 10 अरब। 1 बिलियन 1 अरब, 10 बिलियन 10 अरब, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, इस तरह से गिनते चले जाते हैं। अब मान लीजिए हम कोई एक संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली है 5, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 6। अब इस संख्या को हमें लिखना है भारतीय पद्धति में। जब भारतीय पद्धति में इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो हम यहां से चलेंगे, इधर से। देखो ये भी अरब है और ये भी अरब है। जब ये दोनों अरब हैं, ये 1 अरब है और ये 10 अरब है, दोनों अरब है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे 60 और 2 62, अर्थात हम इसको लिखेंगे 62 अरब। अरब तक हो गया। अब हम आते हैं करोड़ पे। ये भी करोड़, ये भी करोड़ है, तो इस दोनों को इकट्ठा लिखेंगे हम 37 करोड़। 37 करोड़। अब देखिए यहां भी लाख लिखा है, यहां भी लाख लिखा है, दोनों लाख लाख है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे 65 लाख। 65 लाख। उसके बाद ये भी 1000, ये भी 1000, दोनों जगह 1000 है, तो इसको भी इकट्ठा लेंगे 42,000। 42,000। ये सैकड़ा है और कहीं तो सैकड़ा है नहीं, तो इसको हम अलग से लिखेंगे, केवल इसको लेंगे 3 को, तो ये हमारा हो गया 300।
और इकाई दहाई ये तो आपको सबको पता होगा कितना लिखा है 45। अर्थात ये जो संख्या लिखी हुई है इसको भारतीय पद्धति में अगर हम पढ़ेंगे तो 62,47,63,42,345। अब इसी संख्या को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। देख ये बिलियन लिखा है, यहां भी बिलियन लिखा है, आगे फिर मिलियन है, तो बिलियन बिलियन वालों को हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, यानी हमारा हो गया 62 बिलियन। 62 बिलियन 62 बिलियन यहां तक हो गया। उसके बाद में ये मिलियन ये मिलियन ये मिलियन, अर्थात 3 जगह मिलियन है, तो ये भी मिलियन ये भी मिलियन ये भी मिलियन, ये 1 मिलियन ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियन, तो तीनों मिलियन को हम एक साथ लिखेंगे तो कितना होगा ये 376 मिलियन। 376 मिलियन। 376 मिलियन तक पहुंच गए हम। अब आता है 1000 1000 1000, अर्थात ये भी 1000 ये भी 1000 ये भी 1000, तीनों को इकट्ठा कर लेंगे 542,000। 542,000। और फिर तो इसी की तरह 345 इस संख्या को भारतीय पद्धति में अगर पढ़ेंगे 62,67,65,42,345, और अगर इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जब हम पढ़ेंगे तो 62 बिलियन 376 मिलियन 542,345। ये हो गया हमारा लिखने का तरीका अंकों में या फिर शब्दों में कि किसी भी संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद भी और भी संख्याएं होती हैं, बिलियन के बाद अगर ट्रिलियन होता है, अरब के बाद खरब होता है, और भी संख्याएं होती है। फिलहाल हमें इतना काफी है, एग्जाम में इतना ही आता है।